हेलो एवरीवन स्टूडेंट। इकोनॉमिक सर्वे 2023 आ चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कृषि संबंधित इम्पॉर्टेंट डाटा क्या है और किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है नए आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम UGC NET qualified and Jharkhand eligibility test also qualified and PhD फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। मेरा स्पेशलाइजेशन है स्टूडेंट इकोनोमेट्रिक्स में और ये मेरा मोबाइल नंबर है 8439066995। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। और स्टूडेंट दिस इज़ माय ऐप शिप्रोनॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और मेरे ऐप पर अभी आपको UGC NET की लाइव क्लासेस स्टार्ट है जून 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी फरवरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है। चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में ये बताऊं कि आर्थिक सर्वेक्षण का जो सबसे पहला पन्ना है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि 2020-21 में कृषि का जो वृद्धि दर था, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी 3.3% थी। 2021-22 मतलब जो पिछला वर्ष रहा उसमें इसकी आर्थिक वृद्धि दर जो है 3% दर्ज की गई थी, 3% नोट किया गया था। तो 2020-21 में एग्रीकल्चर का 3.3 और 21-22 में 3%। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कोविड-19 के दौरान एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर रहा जिसमें कि वृद्धि दर जो है वो धनात्मक देखी गई। एग्रीकल्चर में टर्बुलेंस तो आए लेकिन वृद्धि दर या ग्रोथ रेट जो हमेशा देखी गई वो पॉजिटिव रही, नेगेटिव नहीं रही। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट कमोडिटी में भी, उसने एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये बहुत ही अच्छी मैं कहूँगी बहुत ही बढ़िया इनके दिस इज़ कमेंडेबल। और पिछले वर्ष की तुलना में 20-21 में निर्यात जो है उसकी तुलना में 18% बढ़ा है। ये आंकड़ा भी दिया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जो निर्यात में योगदान है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाते हैं। एक तो फसलों का योगदान आ जाता है, उसके बाद डेयरी सेक्टर आ जाता है, फिशरीज आ जाती हैं। तो इन सभी का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 18% से जो इनका कंट्रीब्यूशन है बढ़ा है। अब देखो इतना बढ़िया आंकड़ा इनके लिए दिया गया है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए। इसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली आप लोगों से एग्जाम में कारण भी पूछे जाते हैं कि कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो बढ़ रहा है और धनात्मक रहा है। निर्यात में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है ना? सबसे पहला कारण किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO। जो फार्म बिल आया था, फार्म बिल में भी इसके बारे में कहा गया था कि FPO की भूमिका को बढ़ाया जाएगा, किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान देखो अकेला किसान अगर किसी से मोल मुलाई करे, हैगलिंग करे तो भाई वो नहीं कर पाता, लेकिन अगर 8-10 किसान मिल जाएं, मिल कर करके अपनी बात को रखें तो उन बात को माना जाता है ना? तो किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास रहा। दूसरा जो इसमें हम कंट्रीब्यूशन मानते हैं, फसल विविधीकरण को गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा था। फसल विविधीकरण अब तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। आपने बीच में जो न्यूज़ आ रही थी कि सरकार के द्वारा दालों पर MSP को बढ़ाने की बात की गई थी। मैं इकोनॉमिक सर्वे से थोड़ा हटके भी आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी तो लगातार आंकड़े बदलते रहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण केवल आपको आंकड़े देता है, लेकिन इन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि विगत 2 सालों में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। तो हमने ये भी देखा कि सरकार जो फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही थी उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे। बीच में लगभग जुलाई अगस्त, आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा जुलाई और अगस्त का 2021 का न्यूज़ कि सरकार ने दालों की MSP बढ़ाई।
तो दालों की एमएसपी बढ़ाने के पीछे कारण क्या था? फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। क्योंकि गवर्नमेंट क्या देखती है कि जिस फसल पर एमएसपी ज़्यादा दी जाती है, किसान उसी फसल को ज़्यादा रुपाई करते हैं, वही फसल जो है ज़्यादा होती है। तो गेहूं और चावल के साथ साथ दालों की भी उपज को बढ़ाया जा सके, इसके लिए सरकार ने एमएसपी बढ़ाई थी। तो बेसिकली ये एक सरकार का स्टेप था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मतलब विभिन्न फसलों को समर्थन दिया जाए, विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया कि किसान उत्पादक संगठन को सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया। दूसरा, फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन दिया गया। तो ये दो कारण माने जाते हैं और आर्थिक सर्वेक्षण ने इन दो कारणों को बताया है। तीसरा, मशीनीकरण के लिए दिया गया समर्थन। कहीं कहीं पर देखो ये देखा जाता है कि किसान आज भी मैन्युअली खेती कर रहे हैं, लेकिन उसका मशीनीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत तरीके के लोन भी दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। कृषि अवसंरचना कोष के निर्माण के माध्यम से कृषि में उत्पादकता सुधार का कदम। अब देखो, कृषि अवसंरचना विकास निधि, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये फंड किसके पास रहता है? मैं कई बार आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ भी चुकी हूँ। ये जो फंड है स्टूडेंट, ये रहता है नाबार्ड के पास। और जब कोविड-19 चल रहा था तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कोविड-19 के टाइम कि आरआईडीएफ में जो भी पैसे हैं, आरआईडीएफ में जो फंड सरकार मेंटेन करवा रही है उसमें वृद्धि की गई थी, है ना। आत्मनिर्भर भारत योजना जो आई थी उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी, आपने पढ़ा भी है। आत्मनिर्भर भारत योजना का पीडीएफ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर भी किया है गवर्नमेंट का। तो उसमें ये बात दी गई है कि कोविड-19 के समय आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कृषि अवसंरचना कोष में वृद्धि की गई थी ताकि जो रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट ठीक से हो पाए। तो लगातार सरकार के द्वारा, आप देखो ये सारी चीज़ें क्या, एक प्रयास था कि कृषि के विकास को, कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, है ना। और इन सभी का जो इफेक्ट है वो हम इस आर्थिक सर्वेक्षण में देख रहे हैं। तो मैं विगत 2-3 सालों का मैंने एनालाइज करके आपको बताया है। लगातार 2-3 साल से, जब से कोविड आया, एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ही बुरी हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट का ये सपोर्ट एग्रीकल्चर को मिलता रहा। और मैं करंट अफेयर में, आप लोग करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में आपने ये भी पढ़ा होगा कि सरकार के द्वारा जो एफआरपी दी जा रही है, एफआरपी किसको दी जाती है? शुगर केन को। तो एफआरपी पर बहुत सारे देशों ने डब्ल्यूटीओ में इंडिया के खिलाफ कंप्लेन भी करा, है ना। लेकिन देखो, हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसपी, एफआरपी, ये सारी चीज़ें दी जाती है, तभी कोविड के दौरान भी इसको हम कह रहे हैं कि भाई इसमें दिया गया आर्थिक सर्वेक्षण में कि कृषि की जो वृद्धि दर है लोचदार रही, कभी घटी कभी बढ़ी, लेकिन धनात्मक रही, ऋणात्मक नहीं रही। और उसका मैंने आपको 4 चीज़ बताया है। किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा दिया गया, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया गया, मशीनीकरण के लिए समर्थन दिया गया, कृषि अवसंरचना विकास निधि के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता में सुधार लाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और कोविड-19 जो चल रहा था उस दौरान जो भी किसानों को नुकसान हुआ उसके लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करने की भी सरकार ने कोशिश की, और ख़ासकर इसमें पीएम किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल आपको इसका क्रिप्टिक नोट्स की तरह मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आपसे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब देखो, अभी का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे हो मैम अभी का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो क्या फरवरी में काम आएगा या फिर जून के लिए पढ़ें? तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे को आप इस एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हो, इस एग्ज़ाम के लिए भी इससे आप आंकड़े निकाल सकते हो, और जून के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। बजट, मैं बोलूँगी कि बजट आप जून के लिए तैयार करो, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण को आपको तैयार करना है। अब देखो, कोविड-19 महामारी के बावजूद कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लोचदार वृद्धि, बहुत ही अच्छा डायग्राम गवर्नमेंट ने आर्थिक सर्वेक्षण में पब्लिश किया है। यहाँ पर देखो 15-16, 16-17, 16-17 के दौरान 6.8% वृद्धि दर जो है रिकॉर्ड की गई, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि दर जो है वो गिर रही थी। 2018-19, है ना, जब कोविड का जो आगमन हुआ, चारों तरफ लॉकडाउन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो
2019 में खैर हमारे यहाँ स्लोनेस देखा जा रहा था, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी तो मैं नहीं कहूँगी, सुस्ती में चल रही थी, और ये सुस्ती देखी जा रही थी उद्योगों में 2019 के मार्च से, अगर आप याद करें। और 2020 आते आते तो भाई हमारी अर्थव्यवस्था 2019 के मार्च से हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा जा रहा था। 2020 के मार्च में कोविड का आगमन हो गया और लॉकडाउन शुरू हो गया, है ना। तो 2.1% वृद्धि दर देखी गई थी, बहुत ही कम थी लेकिन धनात्मक थी। 19-20 5.5, और उसके बाद देखो 2020 जब जैसे ही कोविड फैलना शुरू कर गया, लॉकडाउन शुरू हो गया, तो 3.3% ग्रोथ रेट रही। 2021-22 में भी ग्रोथ रेट 3% की दर्ज की गई। तो आपको ये दो आंकड़े याद रखने हैं, 2020-21 का और 21-22 का, राइट। भारत सरकार द्वारा जारी कुल खाद्य सब्सिडी कितनी है, तो इसके जो आंकड़े दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। 2021-22 का 288.7 हजार करोड़, इसको आपको ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि। अब देखो, अभी भी सरकार की कितनी भी कोशिश होती है, लेकिन गैर संस्थागत ऋण अभी भी गांव में लिए जा रहे हैं, किसानों द्वारा लिए जा रहे हैं। तो सरकार का एक प्रयास रहता है कि संस्थागत ऋण में वृद्धि की जाए। तो संस्थागत ऋण में देखो 2019-20 से 13.9 लाख करोड़ था, 20-21 में 15.8 और 21-22 में 18.6। मतलब सरकार की जो ये कोशिश है कि किसान संस्थागत ऋण ले, संस्थागत मतलब बैंक से या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से भी लें, लेकिन किसी न किसी संस्था से लोन लें, क्योंकि जो गैर संस्थागत लोन होते हैं, जो खासकर महाजन से ले लो, साहूकार से ले लो, रिश्तेदारों से ले लो, उसकी काउंटिंग नहीं हो पाती और किसान जो है वो निर्धनता के जाल में फंसता जाता है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा संस्थागत ऋण में वृद्धि का आंकड़ा पब्लिश किया गया है और काफ़ी अच्छी वृद्धि का आंकड़ा जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन, ये सवाल पूछा जाता है, भारत का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, और ऑयल सीड पल्स एंड टोटल फूड ग्रेन, इनका जो आंकड़ा है वो पूछा जाता है। तो 2020-21 में 310.7 मिलियन टन और 2021-20 में ये बढ़ करके 315.7 मिलियन टन का आंकड़ा पब्लिश किया गया है। तो फूड ग्रेन में जो है वो काफ़ी अच्छी वृद्धि रही है। इनफैक्ट कोविड-19 के दौरान भी हमारे पीएम द्वारा कहा जाता था कि इंडिया में इतना अनाज है कि हम खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं, है ना। तो ये जो फूड प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसके आंकड़े जो है पब्लिश किए गए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, एंड अगले वीडियो में मैं आपको उद्योग संबंध जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं वो बताऊंगी। एंड लेट मी रिपीट स्टूडेंट कि मेरे ऐप पर अभी जून 2023 के लिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए और इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप अभी से जुड़ते हो तो लाइव क्लासेस अच्छे से कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, और जो मैंने अभी जून 2023 का जो बैच चल रहा है उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है। कई स्टूडेंट इतने सारे आप लोग क्वेश्चंस करते हो, मैम कैसे जुड़ना है, क्या चीज़ें हैं, कोर्स में क्या चीज़ें बाकी हैं। तो जो भी अगर आपको कोर्स आप लेते हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस भी इसमें लगातार चल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अगले वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या आंकड़े हैं वो मैं आपको बताऊंगी। Thank you so much. Bye bye.